Welcome learners to An Academy. So today in this session we are going to discuss in the Maha Revision 25 most expected questions on machine learning, and this session is very important for your GATE D exam जो आपका 15th Feb को होने वाला है। तो हंशिका ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें सो दैट बाकी लर्नर्स भी हमें ज्वाइन कर सकें, और तब तक मैं PDF भी आपका इम्पोर्ट कर लेती हूँ जहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके हैं। तो हम बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आप ये समझ करके चलिए कि ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन नहीं है, बल्कि हम हर एक क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट्स को इन वेरी डिटेल्ड मैनर। ठीक है, 1 सेकेंड, तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। हंशिका, काइंडली एक बार कंफर्म करें कि आपको सेशन ऑडिबल एंड विजिबल है कि नहीं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इससे इस सेशन का जो भी नोट्स है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और मैंने बहुत सारे सेशंस गेट डीए के लिए हैं, तो उनके भी नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैंने यूट्यूब चैनल हमारा है अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक सेशन के नोट्स हर एक सेशन के जो नोट्स है उस यूट्यूब चैनल के, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज ही मैंने एक सेशन लिया है जिसमें कि डेटा वेयर हाउसिंग मैंने रिवाइज करवाया है। ओके, तो डेटा वेयर हाउसिंग मैंने रिवाइज करवाया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है, विजेता बैच। आज इसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट कोर्स का। आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं। आज ऑफर एंड होने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आप आज ही अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें। 1 ईयर का प्लस अगर आप लेंगे तो वो 10,999 का होगा, और या फिर आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि रेफरल कोड आप हेलो सोनो 01 यूज़ करें, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन बैच को ज्वाइन करें। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो डेली लाइव होती है 7:30 बजे इसकी भी क्लास। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप इसके लिए लीजिए जो 17,999 पे है, और आइकॉनिक का 24,999। मेक श्योर करें कि आप रेफरल कोड यही यूज़ करें, आज ऑफर ओवर होने वाला है। तो न्यू बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं डेटा साइंस एंड एआई के लिए भी, जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 21 फेब से DBMS सब्जेक्ट के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मेरा चल रहा है गेट CSIT के लिए, और गेट डेटा साइंस एंड एआई के लिए, और CSIT के लिए DBMS का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 फेब से, और C प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 फेब से। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप अन अकेडमी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे एजुकेटर की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ट्वाइस अ वीक, आपको इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे विद टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, डिजिटल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे क्लास के तुरंत बाद इन अ ग्रुप यूजिंग दिस रेफरल कोड, और 350 SRPs बुक भी आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप यही रेफरल कोड का यूज़ करें ताकि आपको ये दोनों बेनिफिट्स मिले, और आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे उन एजुकेटर्स के जो पहले अन अकेडमी में थे। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, और आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे जो आपके घर तक डिलीवर होंगे, एंड आपको एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। दीज आर द अन अकेडमी लर्नर्स जिन्होंने गेट 2024 में AIR 1 सिक्योर किया था। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से अन अकेडमी पे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमारे बैचेस के थ्रू। ऑल्सो मेक श्योर करें कि आप रेफरल कोड हेलो सोनो 01 से आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको SRPs और बुक्स मिल सकते हैं, और डेडिकेटेड DPP व्हाट्सएप ग्रुप मिल सकता है। ये सारे सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेंगे। 6 मंथ्स का 7,999, 1 ईयर का 10,999, एंड 18 मंथ्स का 14,999, 2 ईयर्स का 17,999।
अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको इसके साथ साथ एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट और पर्सनल कोच का बेनिफिट भी मिलता है। तो पर्सनल मेंटरिंग के लिए आप मेक श्योर करें कि इस रेफरल कोड का यूज़ ही करें, और इससे आपको ये सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे यूजिंग दिस कोड। एट वंस अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका आंसर मुझे बताइए कि क्या प्राइमरी गोल है सुपरवाइज्ड लर्निंग का? मिनिमाइज एरर्स इन प्रेडिक्शंस, मैक्सिमाइज कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, और लर्न फ्रॉम द अनलेबल्ड डेटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बताइए। Yes, everyone please answer this question. Yes, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सुपरवाइज्ड लर्निंग का गोल क्या होता है? तो रोहित का आंसर आ गया है बी एंड सी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि जो प्राइमरी गोल होता है सुपरवाइज लर्निंग का वो होता है मिनिमाइज करना एरर्स इन प्रेडिक्शंस, यानी कि जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो लर्निंग करते करते उसमें एरर्स को मिनिमाइज करना। दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ पे ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग का काम होता है कंप्यूटर्स को सिखाना ताकि वो पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना ऑटोमेटिकली। तो basically machine learning teaches computers to recognize patterns and make decisions automatically using that data and algorithms। और इसके बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। मशीन लर्निंग की सुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें कि हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन लेबल्ड डेटा सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट और क्लासिफाई न्यू और अनसीन डेटा। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि मॉडल को ट्रेन किया जाता है लेबल्ड डेटा पे। लेबल्ड डेटा पे सुपरवाइज लर्निंग काम करता है और अनलेबल्ड डेटा पे अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। अब नाउ व्हाट इज लेबल्ड डेटा और अनलेबल्ड डेटा? तो लेबल्ड डेटा वो डेटा होती है जिसके टैग्स होते हैं, जिसके लेबल्स होते हैं, और अनलेबल्ड वो होता है जिसके टैग्स या लेबल नहीं होते। तो लेबल्ड डेटा को हम सुपरवाइज लर्निंग में यूज करते हैं और अनलेबल्ड डेटा को अनसुपरवाइज लर्निंग में। लेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है? जिसका टैग होता है, जिसका लेबल होता है डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। ऑल्सो इसको हम यूज कर सकते हैं टू ट्रेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। लेबल डेटा को यूज हम करते हैं टू प्रिडिक्ट अनसीन वैल्यूज। इसको हम यूज कर सकते हैं टू मैप द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। दैट कैन बी ऑल्सो यूज टू टेस्ट साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। तो इन सब के लिए हम लेबल्ड डेटा का यूज करते हैं। और अनलेबल्ड डेटा में क्या होता है कि हम रॉ इनपुट्स का यूज करते हैं, जो कच्चे डेटा नहीं होते वैसा करके, जो न्यू है, न्यू डेटा बिल्कुल। ठीक है, और इसका कोई भी डेजिनेटेड आउटकम नहीं होता। ये डिस्कवर करता है न्यू क्लस्टर्स ऑफ डेटा को और इसको हम यूज करते हैं टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ लेबल्ड डेटा। तो अनलेबल्ड डेटा का यूज क्यों किया जाता है? ताकि लेबल्ड डेटा की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके।
तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो ट्रायल और एरर मेथड से सीखे। ओके, लर्न्स थ्रू ट्रायल एंड एरर टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स, आइडियल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा भी कुछ लर्निंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग आता है और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग का काम होता है कि वो लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का मिक्सचर यूज करता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम लेबलिंग डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि वो बहुत कॉस्टली है, तब हम इसका मिक्सचर यूज करते हैं। और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लेबल क्रिएट करता है, अपना लेबल खुद क्रिएट करता है फ्रॉम द रॉ डेटा, जिससे कि बिना लेबल्ड एग्जाम्पल के वो पैटर्न्स को लर्न कर सकता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स, जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग का जो मेन होता है वो होता है मिनिमाइज करना एरर इन प्रेडिक्शंस। ओके, और ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग लेबल्ड डेटा से लर्न करती है, अनलेबल्ड से नहीं। प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सुपरवाइज लर्निंग होती है वो क्लासिफाई करती है न्यू और अनसीन डेटा को। ओके, और मैक्सिमाइज कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका काम है एरर को कम करना। एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करे इसकी कोई गारंटी ये नहीं देता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम? इसका आंसर बताइए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। लीनियर रिग्रेशन, के मींस क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री और सपोर्ट वेक्टर मशीन। संजीव और रोहित का आंसर करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। और बताइए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि यहाँ पे जो के मीन्स क्लस्टरिंग होती है वो अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। और इसमें जो क्लस्टरिंग है, मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग में और क्या क्या चीज़ें आता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग जो अनलेबल्ड डेटा से बनता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो पैटर्न्स फाइंड आउट करती है और ग्रुप्स फाइंड आउट करती है अनलेबल्ड डेटा, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। तो इसमें क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये तीनों एग्जाम्पल हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे सिमिलर डेटा को आप ग्रुप करते हो क्लस्टर्स में। क्लस्टरिंग को हम यूज़ करते हैं इमेज एनालिसिस में, कस्टमर सेगमेंटेशन में, मेडिकल इमेजिंग में। तो के मीन्स क्लस्टरिंग सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जहाँ पे डेटा पॉइंट्स को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड। एनोमली डिटेक्शन एक ऐसा टेक्निक होता है जो आइडेंटिफाई करता है रेयर इवेंट्स या ऑब्जर्वेशन जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा। एक तरीके से एबनॉर्मल एरर। ओके, कोई भी एरर को या फिर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन को या फिर कोई रेयर सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर अटैक और मशीन फेलियर्स। तो ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये एक तरीके का डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक होता है जो आइडेंटिफाई करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएंस इन द डेटा। और इसको हम यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। ये कंबाइन करता है इनपुट फीचर्स को सो दैट कि डेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा सके, द प्रिंसिपल पार्ट, वाइल लीविंग आउट द इररेलेवेंट पार्ट्स।
अदर एग्जाम्पल्स है अनसुपरवाइज लर्निंग के डेटा एक्सप्लोरेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, रिकमेंडर सिस्टम, टारगेट मार्केटिंग कैंपेन्स, डेटा प्रिपरेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अनसुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग होती है अनलेबल्ड डेटा की, और इसमें न्यू पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और जो रॉ डेटा के बीच का रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कवर किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, तो ऐसा ही क्वेश्चन सुपरवाइज लर्निंग के बारे में भी तो पूछा जा सकता है कि उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में मैंने क्या बताया कि एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को ये सिखाते हैं कि आप चीज़ों को करो बाय शोइंग देम एग्जाम्पल्स एंड टेलिंग देम द राइट आंसर। एग्जाम्पल दे करके आप चीज़ों को सिखाने की कोशिश जब करते हो तो उसको हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा लर्निंग होता है जहाँ पे आप किसी टीचर के सुपरविजन के अंडर जब पढ़ते हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग होता है। कोचिंग ले ली तो सुपरवाइज्ड है और सेल्फ स्टडी की तो अनसुपरवाइज्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स है सुपरवाइज लर्निंग के जिसमें कि आ जाता है स्पैम फिल्टर, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, रिकमेंडेशन इंजन्स, इमेज रिकग्निशन सिस्टम, क्राइम रेट प्रोडक्शन, हर्ट डिजीज प्रोडक्शन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये भी सुपरवाइज। देखो अभी इसके एग्जाम्पल में लीनियर रिग्रेशन था, है ना, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होता है। ये होता है सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल, जिसमें कि हम फीचर्स और पैरामीटर्स प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द क्लास यूज्ड। एक होता है SVM एल्गोरिदम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होता है जो हाई परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन एबिलिटी रखता है। एक डिसीजन ट्री होती है जो प्रिडिक्ट करती है क्लास लेवल को बेस्ड ऑन सम डिसीजन रूल्स। एक होता है आपका के नियरेस्ट नेबर जो क्लासिफाई करता है द रिजल्ट ऑफ न्यू क्वेरी बेस्ड ऑन द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इन द एल्गोरिदम। और एक होता है नेव बेस, ये भी सुपरवाइज्ड होता है जहाँ पे आपको पता है कि सेट कौन से क्लास का है। और रैंडम फॉरेस्ट भी होता है जो क्रिएट करता है फॉरेस्ट ऑफ मैनी रैंडम ट्रीज ड्यूरिंग द लर्निंग फेज। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है सुपरवाइज्ड लर्निंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था वो था के मीन्स क्लस्टरिंग, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जाम्पल है और जो अनसुपरवाइज्ड है वो सिर्फ के मीन्स क्लस्टरिंग है, ऑलवेज रिमेंबर। तो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है जहाँ पे आप अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप करते हो डिफरेंट क्लस्टर्स में। तो अंडरस्टैंड करते हैं इसको, तो एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो ग्रुप्स में बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन स्टोर है, वो के मीन्स का यूज़ करेगा ताकि वो कस्टमर को ग्रुप कर सके बेस्ड ऑन द परचेस फ्रिक्वेंसी। ओके, एंड स्पेंडिंग क्रिएटिंग सेगमेंट्स लाइक बजट शॉपर्स जो बजट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं, जो बार बार बाय करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बाय करते हैं। तो इस तरीके से हमने वेरियस क्लस्टर्स, वेरियस ग्रुप्स बना दिए। तो ये एल्गोरिदम वर्क्स बाय फर्स्ट रैंडमली पिकिंग सम सेंट्रल पॉइंट्स। ओके, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो के मीन्स क्लस्टरिंग में सबसे पहले हम कुछ सेंट्रल पॉइंट्स को पिकअप करते हैं रैंडमली, जिसको सेंट्रॉइड्स कहा जाता है। और यहाँ पे जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं फिर उसको असाइन किया जाता है टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड्स। ओके, जब सारे पॉइंट्स को उसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि सेंट्रॉइड स्टॉप ना हो जाए फॉर्मिंग द क्लस्टर्स। तो जो गोल है क्लस्टरिंग का वो बेसिकली ये कि डेटा पॉइंट्स को डिवाइड करना क्लस्टर्स में सो दैट कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करें। दैट इज के मीन्स क्लस्टरिंग। जिसको परफॉर्म करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा आइटम्स दिए होते हैं कुछ सर्टेन फीचर्स के साथ एंड कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के साथ। अब हमारा टास्क क्या है कि इन आइटम्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम के मीन्स एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो के इज़ बेसिकली, जो यहाँ पे के है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ क्लस्टर्स और ग्रुप्स जिसमें कि हम अपने आइटम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग में हम आइटम्स को के ग्रुप्स में क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ग्रुप में कन्वर्ट करना है आइटम्स को, तो आइटम्स की सिमिलैरिटी की बेसिस पे ही कन्वर्ट करते हैं। अब सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विलिडाइन डिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहले हम रैंडमली के पॉइंट्स को इनिशलाइज करेंगे जिसको हम कहते हैं मीन्स या क्लस्टर सेंट्रॉइड्स। फिर हम कैटेगराइज करेंगे हर एक आइटम को क्लोजेस्ट मीन से एंड देन यहाँ पर हम उसका एवरेज लेंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमारे पास सारे क्लस्टर्स नहीं बन जाते। तो
तो आप देख सकते हैं कि अनलेबल्ड डेटा है जिसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये लेबल्ड क्लस्टर्स में कन्वर्ट हो गया. दिस इज के मीन्स क्लस्टरिंग. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन यूज्ड फॉर इन मशीन लर्निंग? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि क्रॉस वैलिडेशन हम क्यों यूज करते हैं मशीन लर्निंग में. संजीव का आंसर है ऑप्शन डी. यस, बाकी जो स्टूडेंट्स है आप लोग भी प्लीज आंसर बताइए. To estimate how well a model will perform on new data. Option B. Okay. तो yes, the correct answer is option D, जो संजीव का करेक्ट है. सो बेसिकली यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन हम इसलिए यूज करते हैं मशीन लर्निंग में सो दैट वी कैन टेस्ट अ मॉडल्स जनरलाइजेशन एबिलिटी. ओके, हमें ये अगर पता करना हो कि किस तरीके से एक मॉडल जनरलाइज कर सकता है एक इंडिपेंडेंट सेट को, उसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करते हैं. तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल ऑन अनसीन डेटा. ठीक है, मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. It involves dividing the available data into multiple subsets, using one of the subset on a validation set and training the model on the remaining folds. तो बेसिकली यहाँ पे डेटा को सेट्स में डिवाइड किया जाता है. एक सेट जो होता है वो वैलिडेशन सेट होता है और बाकी जो होती है बाकी सेट पे मॉडल की ट्रेनिंग की जाती है. ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स एवरी टाइम यूजिंग अ डिफरेंट फोल्ड एज अ वैलिडेशन सेट. यानी कि अगर आपने डेटा को मल्टीपल सेट्स में डिवाइड किया तो कभी आप इसको वैलिडेशन सेट लोगे, कभी आप इसको लोगे, कभी आप इसको लोगे. फाइनली जो रिजल्ट निकलता है हर एक वैलिडेशन स्टेप से उसको एवरेज किया जाता है और उसमें से जो भी एरर फ्री निकलता है वो मॉडल की परफॉर्मेंस को बताता है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मशीन लर्निंग प्रोसेस में जो ये मेक श्योर करता है कि जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर एरर फ्री है और वो न्यू डेटा को अच्छे से जनरलाइज कर सकता है. तो मेन पर्पस इसका है टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस वैलिडेशन का हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग. ओवर फिटिंग कब होता है? जब एक मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है. ओके, when a model is trained too well on the training data and performs poorly on new unseen data. यानी कि ये जो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है बट न्यू और अनसीन डेटा पे ये पुअरली परफॉर्म कर रहा है. तो इसलिए जब हम मल्टीपल वैलिडेशन सेट को यहाँ पर इवेलुएट करेंगे तो उस केस में क्रॉस वैलिडेशन हमें मोर रियलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करेगी और इस तरीके से हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उन डेटा पे भी जो न्यू और अनसीन है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. रोहित, कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बी नहीं. यस, तो 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ किया. आपने देखा होगी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि पहला क्वेश्चन था कि सुपरवाइज लर्निंग का गोल क्या होता है. तो हमने बहुत ही अच्छे से इसका पोस्टमार्टम किया इस क्वेश्चन का. हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ ली इस क्वेश्चन से. हमने ये पढ़ लिया कि लेबल डेटा अनलेबल डेटा क्या होता है. फिर सेकंड क्वेश्चन में जब एग्जाम्पल पूछा गया अनसुपरवाइज लर्निंग का
तो हमने वेरियस एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग के डिस्कस किए, सुपरवाइज लर्निंग के भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, फिर के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है, कैसे वो काम करता है, और थर्ड क्वेश्चन था क्रॉस वैलिडेशन का। तो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, उसको कब यूज़ करते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में हम एनालाइज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन एंड रिकॉल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बोथ मेजर द सेम थिंग। ऑप्शन बी, प्रिसीजन फोकस ऑन फॉल्स पॉजिटिव, रिकॉल फोकस ऑन फॉल्स नेगेटिव्स। Precision focuses on false negatives. Recall focuses on false positives. Precision and recall are unrelated metrics. बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन डी संजीव का आंसर आ गया है। यस रोहित, आप भी आंसर बताइए, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी आंसर कीजिए, क्योंकि ये सेशन लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो मेक द यूज ऑफ लाइव क्लासेस, डोंट सिट आइडल हियर। ओके, रोहित का आंसर आ गया, संजीव का आंसर आ गया। ओके, और बताइए बाकी जो लर्नर्स है यहाँ पर। यस, ओके। सो प्रिसीजन एंड रिकॉल के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रिसीजन फोकस करता है फॉल्स पॉजिटिव्स पे एंड रिकॉल फोकस करता है फॉल्स नेगेटिव्स पे। तो प्रिसीजन मीन्स द मेजर्स द एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, जो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है उसकी एक्यूरेसी को मेजर करता है। और जो रिकॉल है वो मेजर करता है द एबिलिटी टू कैप्चर ऑल द पॉजिटिव इंस्टांसेस। ओके, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीचर स्केलिंग इन द मशीन लर्निंग। फीचर स्केलिंग का क्या काम होता है मशीन लर्निंग में, प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। टू रिमूव आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा, or to standardize the range of features, or to increase the complexity of models, or to decrease the dimensionality of features. Okay, so Mandira and Sanjeev का आंसर यहाँ पर आ गया है। Okay, so the correct answer is option B, this to standardize the range of features. ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फीचर स्केलिंग का हम यूज़ करते हैं टू इंश्योर दैट कि जितने भी फीचर्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें टू द मॉडल बाय स्टैंडर्डाइजिंग देयर रेंजेस। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन रेंजेस। तो फीचर स्केलिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जो स्टैंडर्डाइज करता है इंडिपेंडेंट फीचर्स को प्रेजेंट इन द डेटा। इसको हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग, सो दैट वी कैन हैंडल द हाईली वेरिंग वैल्यूज। अगर फीचर स्केलिंग आप नहीं करते हो तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ग्रेटर वैल्यू को यूज करने लगेगी एज हायर एंड स्मॉलर वैल्यू को यूज करने लगेगी एज लोअर, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट ऑफ द वैल्यू। यानी कि यूनिट पे फोकस ना करके, मतलब समझ लो कि अगर 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर लोगे तो फीचर स्केलिंग इन दोनों को सेम कंसिडर करेगी, क्योंकि वो यूनिट को कंसिडर नहीं कर रही है। इसलिए फीचर स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर डेटा के यूनिट्स पे भी फोकस किया जाए और उसके हिसाब से लार्ज और स्मॉल वैल्यू को कंसिडर किया जाए।
तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फीचर स्केलिंग। ये कितने क्वेश्चन हो गए? से 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है? वैभव, रोहित, एसडैन, संजीव और मंदिरा का आंसर यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सभी लोग का आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया है, दैट इज ऑप्शन ए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सुपरवाइज लर्निंग जो है उसमें लेबल्ड डेटा के हेल्प से लर्निंग की जाती है, जहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है एवरीथिंग। तो आपको यहाँ से सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम अनलेबल्ड डेटा का यूज़ करते हैं। सुपरवाइज सिंपल होता है क्योंकि वो एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्निंग करता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये हाईली एक्यूरेट होता है, और क्योंकि लेबल डेटा पे काम करता है। लेबल डेटा वो डेटा होती है जिनका टैग्स होता है, जिनका लेबल होता है, जिनकी नेमिंग होती है, जो सीन डेटा होते हैं। और क्योंकि इनके ये अनलेबल डेटा होता है जिसका कोई टैग नहीं है, जिसका कोई लेबल नहीं है, मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, तो ऑब्वियसली लेस एक्यूरेट होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आपको पता होता है कि कितने क्लासेस पे लर्निंग करनी है, पर यहाँ पे नहीं पता होता, क्योंकि ऑब्वियसली ये लेबल डेटा है तो पता तो होगा ही। ये यूज़ करता है ऑफलाइन एनालिसिस को, और ये यूज़ करता है रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द डेटा। ऑफलाइन एनालिसिस यानी कि ये एनालिसिस ज़रूरी नहीं कि ऑन द स्पॉट करें, और ये रियल टाइम यानी कि एकदम लाइव एनालिसिस करता है डेटा का। लीनियर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, रैंडम फॉरेस्ट, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के। बल्कि के मीन्स क्लस्टरिंग, हिरार्किकल क्लस्टरिंग, एप्रियोरी एल्गोरिदम, ये सारे अनसुपरवाइज्ड होते हैं। सुपरवाइज्ड में डिजायर्ड आउटपुट गिवन होता है, कि जो आउटपुट चाहिए वो गिवन होता है कि ऐसा आउटपुट हमको चाहिए, पर अनसुपरवाइज्ड में डिजायर्ड आउटपुट गिवन नहीं होता है। इन द केस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग हम ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम कोई भी ट्रेनिंग डेटा का यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स देन विद सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि लार्जर मॉडल्स के लिए काम नहीं कर सकता, पर ये कर सकता है। यहाँ पे हम अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम नहीं कर सकते। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, और फाइंड अ फेस इन एन इमेज, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में सुपरविजन चाहिए होता है टू ट्रेन द मॉडल, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का सुपरविजन नहीं चाहिए होता है टू ट्रेन द मॉडल। दीज आर द 13 डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, what is the primary purpose of a validation set in machine learning? Yes, बताइए, what is the primary purpose of validation set? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो इसको हम MSQ बना करके चलते हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऋतिक, मृणाल, शैली, एस, प्रेमिला, राज, मीत, वैभव, अनन्या, साग्निक, वैष्णवी, आदित्य, हंशिका, 7 अदर्स एंड 2 अदर्स जो भी प्रेजेंट है यहाँ पर स्टूडेंट, वो लोग भी आंसर डेफिनेटली बताएं इसका। तो संजीव का आंसर यहाँ पर आ गया है।
वेरी गुड। और बताइए बाकी जो लर्नर्स हैं यहाँ पर। तो संजीव का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आया है, टू टेस्ट द मॉडल। यस, तो रोहित का आंसर भी ए एंड सी आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इट इवेलुएट्स द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल को इवेलुएट करता है। ठीक है, तो वैलिडेशन सेट का काम होता है मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, एंड फॉर दिस इट चूजेस सम हाइपर पैरामीटर्स। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वैलिडेशन सेट मशीन लर्निंग में एक सैंपल ऑफ डेटा होता है, सैंपल ऑफ डेटा जिसको हम यूज़ करते हैं टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव अ मॉडल्स परफॉर्मेंस। इसको हम DEV सेट भी कहते हैं। हाउ इट इज़ यूज्ड, तो ये मॉडल को सेलेक्ट करता है। पहले तो ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मॉडल को सेलेक्ट करेगा। सेशन क्लियर, एक बार काइंडली कंफर्म करें, इज द सेशन क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज द 7th क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज टू इवेलुएट द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या बताया कि वैलिडेशन सेट जो है वो सैंपल ऑफ डेटा का यूज़ करता है ताकि वो मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके और इम्प्रूव कर सके। इसको DEV सेट भी कहते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले तो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मॉडल को सेलेक्ट करता है, फिर यहाँ पे मॉडल की ट्यूनिंग करता है, यानी कि मॉडल के पैरामीटर्स को यूज़ करता है जो उससे ट्यून करे। ठीक है, मतलब कंपैटिबल हो उस मॉडल से, उन पैरामीटर्स का यूज़ करते, फिर मॉडल इवेलुएट करता है मॉडल की परफॉर्मेंस को और एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। और कैसे कंपेयर करता है टू अदर डेटा सेट? तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट होता है, जैसे वैलिडेशन सेट है ना, वैसे ट्रेनिंग सेट भी होता है और टेस्ट सेट भी होता है। तो जो ट्रेनिंग सेट होती है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो टेस्ट सेट होता है वो मॉडल के परफॉर्मेंस को अगेन इवेलुएट करता है बट बेस्ड ऑन सम अनसीन डेटा। ओके, तो ये इस तरीके से कंपेरेबल है टू अदर सेट। क्यों इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन सेट? तो ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम वैलिडेशन सेट का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द मॉडल परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। ये इंश्योर करते हैं कि जैसा कि मॉडल से एक्सपेक्ट किया गया वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। ऑल्सो एंड यूज़र के लिए भी ये मॉडल यूज़फुल होगा। इसको हम टाइम सीरीज में भी यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन में, जहाँ पे ट्रेनिंग सेट जो होती है वो हमेशा अर्लियर होती है इन टाइम देन द वैलिडेशन सेट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट हमेशा वैलिडेशन सेट से अर्ली काम करती है, तो वहाँ पे भी हम वैलिडेशन सेट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्रॉस वैलिडेशन हो या वैलिडेशन सेट हो, दोनों ही ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस फंक्शन इन अ मशीन लर्निंग मॉडल? लॉस फंक्शन का क्या होता है ये आपको बताना है। टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, टू डिफाइन द ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और टू वैलिडेट द मॉडल्स प्रेडिक्शन, और टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग।
ओके तो यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के गलत गलत। सुष्मिता ने भी हमें ज्वाइन किया है। सभी लोग प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू डिफाइन द ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि ऑप्टिमाइजेशन को करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लॉस फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की वैल्यू होती है, एक तो एक्चुअल वैल्यू होती है जिसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, और एक वैल्यू होती है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो उन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस देना हो तो उसके लिए हम लॉस फंक्शन का यूज करते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमारा ट्रू वैल्यू ये है पर प्रेडिक्ट हमने ये किया तो कितना लॉस हुआ। तो इट गाइड्स द ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो दैट इज वाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन मेट्रिक? मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक और आर स्क्वायर्ड। इसका आंसर बताइए। यस एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा क्लासिफिकेशन मैट्रिक का? यस, तो एस का आंसर आ रहा है यहाँ पर करेक्ट। और बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी बताएं। ओके तो बाकी सबका हो गया गलत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कि यहाँ पे जो ROCAUC है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन मैट्रिक होता है जो बाइनरी क्लासिफायर्स को इवेलुएट करता है। ओके, तो दिस इज व्हाट एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, कैसे हमने इसको बोला, पहले आप AU को डिफाइन कर लो, एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसको हम यूज करते हैं टू इवेलुएट हाउ वेल अ मॉडल कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। एक मॉडल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है उसके लिए हम इस कर्व का यूज करते हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1, जहाँ पे 1 होता है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। कैसे ये वर्क करता है, तो ROC कर्व प्लॉट करता है ट्रू पॉजिटिव रेट को अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड। द AOC is the area under the ROC curve. The closer the ROC curve is to the upper left corner of the graph, the higher the accuracy of the model. That means कि आप कैसे बता सकते हो ROC AUC कर्व के थ्रू कि मॉडल कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर ROC कर्व अपर एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे होगा ग्राफ के, तो इसका मतलब कि मॉडल एक्यूरेट है। कब इसको हम यूज़ करते हैं, तो ROC AUC को हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में, सो दैट कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन को इवेलुएट कर सकें। ऑल्सो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी को भी मेजर करता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लर्निंग कर्व इन मशीन लर्निंग? लर्निंग कर्व का क्या यहाँ पर मतलब कि पर्पस है? To visualize the training time of a model, or to visualize the model's accuracy over training iterations, or to visualize the decision boundaries in feature space, or to visualize the feature importance. This is question number 10. तो मैंने ऐसे ही सीरीज देखी, यूट्यूब पे भी लिया था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन पाइथन का, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अगर आपने और पाइथन का महा रिवीजन लिया था, जिसमें पूरा पाइथन मैंने रिवाइज करवाया था, और आज मैंने डेटा वेयर हाउसिंग का पूरा रिवीजन लिया था, और कुछ दिन पहले मैंने DBMS का महा रिवीजन लिया था, और टॉप 50 गेट PYQ DBMS के भी मैंने सॉल्व करवाए थे। तो और 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो ये सारे सेशंस मैंने गेट DA के लिए करवाए हैं।
कल भी आपका गेट डीए का एक सेशन है जहाँ पे गेट डीए का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन होगा जो 2024 में आया था, और परसों फिर 2025 का लाइव पेपर एनालिसिस भी हम लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बेसिकली लर्निंग कर्व का पर्पस होता है मॉडल की एक्यूरेसी को विजुअलाइज करना ओवर ट्रेनिंग इटरेशन, क्योंकि जब एक ट्रेनिंग होता है ना तो इटरेशंस होते हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। तो हर एक इटरेशन में, हर एक फेज में मॉडल की एक्यूरेसी को विजुअलाइज करना, वो देखा जाता है कि एवरी इटरेशन में कैसे मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज़ देखना, ये लर्निंग कर्व का काम होता है। तो लर्निंग कर्व आर अ ग्रेट डायग्नोस्टिक टूल टू determine the bias and variance in a supervised learning algorithm। तो ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ होता क्या है? तो बायस इज बेसिकली नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रेडिक्शन ऑफ ए मॉडल एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्शन। जो एवरेज प्रेडिक्शन है मॉडल का और जो प्रेडिक्शन का करेक्ट वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो बायस होता है। अगर मॉडल की हाई बायस है तो यहाँ पर ये बहुत सारे assumptions ट्रेनिंग डेटा का बना सकता है, ठीक है, और हाई एरर भी दे सकता है। However, this also makes the model faster to learn and easy to understand. Generally, जो लीनियर रिग्रेशन है या फिर जितने भी लीनियर मॉडल एल्गोरिदम होते हैं उनकी हाई बायस होती है। और वेरिएंस क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है, अ मॉडल प्रेडिक्शन विल चेंज इफ द ट्रेनिंग डेटा इज चेंज्ड, यानी कि अगर ट्रेनिंग डेटा चेंज होगा तो मॉडल की प्रेडिक्शन भी चेंज हो सकती है। वेरिएंस मतलब कि चेंजेस होना। तो आइडियली जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ज़्यादा चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। ऑल्सो इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा एल्गोरिदम का हाई वेरिएंस होता है? डिसीजन ट्री का, सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो आइडियली हमें किस टाइप का मॉडल बनाना चाहिए? जिसका लो वेरिएंस हो, यानी कि जो ज़्यादा चेंज ना करे, और जिसका लो बायस हो, यानी कि ऑब्वियसली जो ज़्यादा अजम्पशंस ना करे। क्योंकि हाई बायस का मतलब कि वो मॉडल के बारे में बहुत अजम्पशंस बना रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। और हाई वेरिएंस का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर हमें लो बायस अचीव करना है तो हमें ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत है। बट विद हायर ट्रेनिंग डेटा द वेरिएंस ऑफ द मॉडल विल इंक्रीज। ओके, समझ रहे हो कि अगर हमें लोअर बायस चाहिए, बायस का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा अजम्पशंस ना बनाए। तो अगर कम अजम्पशन वाला चाहिए तो अजम्पशन हम कब बनाते हैं? जब हमें प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हमें कम अजम्पशन बनाना है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, और बहुत ज़्यादा डेटा अगर होगा तो जो अपना वेरिएंस है वो इंक्रीज हो सकता है। तो हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना पड़ता है कि हमें ज़्यादा बायस भी नहीं चाहिए, ज़्यादा वेरिएंस भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के बीच में जो बैलेंस हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। क्योंकि अगर हम लो बायस करेंगे तो वेरिएंस हाई हो रहा है, बल्कि हमें दोनों को लो रखना है। तो ये जो लर्निंग कर्व होती है ना, वो हमें हेल्प करती है टू फाइंड द राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। वो हमें बताती है कितना आपको ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए सो दैट कि आप इस ट्रेड ऑफ को गो थ्रू कर लें। एंड दैट इज वाई लर्निंग कर्व्स आर सो इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। What is overfitting in the context of machine learning model? Overfitting का मतलब क्या होता है? Yes, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि कौन गलत कर रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। शाश्वत ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सुष्मिता, शैली एस, ऋतिक, मृणाल। जो भी लर्नर्स यहाँ पर लेट से ज्वाइन हो रहे हैं ना, डेफिनेटली इसको रिकॉर्डेड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो 25 क्वेश्चन मैं मशीन लर्निंग के बता रही हूँ, 100% इनमें से आप 5 से 10 क्वेश्चन तो आप मान करके चलो कि आ सकते हैं आपके। और मशीन लर्निंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है गेट डी एग्जाम में। तो बताइए ओवर फिटिंग क्या है यहाँ पे? ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। के नियरेस्ट नेबर, के मीन्स क्लस्टरिंग, लॉस फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है ना? क्रॉस वैलिडेशन, वैलिडेशन सेट, ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट, कितनी सारी चीज़ें हमने अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ ली है। मतलब कि अगर कोई बच्चे को मशीन लर्निंग नहीं आती है ना, वो ये सेशन को देख लेगा
तो मैंने यहाँ पे इनफैक्ट ये तक बताया कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मतलब बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी बोल रहे हैं। एस डैन बी बोल रहे हैं, संजीव बी बोल रहे हैं। रोहित आपका आंसर भी आना चाहिए, बताइए आपका आंसर क्या है। यस, शाश्वत, सुष्मिता, शैली, ऋतिक, मृणाल, प्रेमिला, राज, मीत, वैभव, अनन्या, साग्निक, वैष्णवी, आदित्य, हंशिका, आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए तो रिवील करते हैं इसके आंसर को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ओवरफिटिंग का आपको डेफिनेशन बताया था कि ओवरफिटिंग का मतलब कि एक मॉडल को फिट कर लेना टू क्लोजली टू द ट्रेनिंग डेटा। ओके, तो ओवरफिटिंग तब होती है जब एक मॉडल नॉइज या पैटर्न्स कैप्चर कर लेता है विच इज स्पेसिफिक टू द ट्रेनिंग डेटा बट नॉट विद द जनरल ट्रेंड्स। ओके, तो ओवरफिटिंग एक कॉमन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है दैट अकर्स व्हेन अ मॉडल फिट्स ट्रेनिंग डेटा टू वेल मेकिंग इट अनेबल टू प्रिडिक्ट न्यू डेटा। तो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हम न्यू डेटा को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, अनसीन डेटा को काम नहीं कर पाते हैं, अनसीन डेटा पे या न्यू डेटा पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ओवरफिटिंग कैसे होता है? द मॉडल मेमोराइजेस द ट्रेनिंग डेटा इंक्लूडिंग रेलिवेंट पैटर्न्स एंड इररेलेवेंट नॉइज। तो बेसिकली हम मॉडल पे काम करते हैं। इन मशीन लर्निंग वी वर्क ऑन मॉडल्स, और मॉडल्स जो होती है वो डेटा पे काम करती है। तो मॉडल जब भी आता है वो यहाँ पर मेमोराइज करते हैं ट्रेनिंग डेटा को। तो ट्रेनिंग डेटा में कुछ रेलिवेंट डेटा होते हैं और कुछ इररेलेवेंट डेटा होता है। तो जो मॉडल है वो यहाँ पर पैटर्न्स देखने की कोशिश करता है न्यू डेटा इवन इफ दे आर अनरिलेटेड टू द ट्रेनिंग डेटा, और दैट इज वाई जो मॉडल होता है वो टू टेलर्ड हो जाता है टू द ट्रेनिंग डेटा एंड परफॉर्म्स पुअरली ऑन न्यू डेटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से ओवरफिटिंग होती है जब हम रेलिवेंट डेटा के साथ साथ अनरेलिवेंट डेटा को भी, इररेलेवेंट डेटा को भी यूज कर लेते हैं। तो इसकी वजह से न्यू डेटा पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं अवॉइड? तो इसके लिए हम रेगुलराइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं जैसे कि L1 और L2 रेगुलराइजेशन का, ड्रॉप आउट का, अर्ली स्टॉपिंग का। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर रिड्यूस किया जाए तो वैसे भी ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज करके और डेटा स्प्लिटिंग करके, क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके, फीचर सिलेक्शन का यूज करके। What is the example of overfitting? A company uses machine learning to select candidates to interview from a large set of resume. एक कंपनी है जो बहुत सारे कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट्स के रिज्यूमे के बेसिस पे इंटरव्यू लेती है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, जहाँ पे हमने रेलिवेंट डेटा लिया बट स्टिल वी हैव इररेलेवेंट डेटा टू इंटरव्यू। एम्प्लॉय तो बहुत सारे आएंगे बनने के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट आए, कुछ का इंटरव्यू पसंद आया, कुछ का नहीं आया, है ना। The model overly fixates on font choices, rejecting high qualified applicants. और अगर आप सिर्फ रिज्यूमे की बेसिस पे इंटरव्यू लोगे तो जिसका रिज्यूमे एकदम तड़क भड़क होगा, अच्छा होगा, उसको ले लोगे, और जिसका रिज्यूमे बिल्कुल सिंपल सा होगा पर वो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो आप रिजेक्ट कर दोगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। मिल जाएगा शाश्वत। अब ओवरफिटिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अंडरफिटिंग पे भी पूछा जा सकता है। अंडरफिटिंग अपोजिट होता है ओवरफिटिंग के। अंडरफिटिंग तब होता है जब मॉडल बहुत सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है कि वो ये तक कैप्चर नहीं कर पाता है कि क्या चल रहा है डेटा में। एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है जो सारे पॉइंट्स को फिट कर सके। ओके, और लाइन अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यहाँ पे सारे स्ट्रेट लाइन बनाने पे आप कुछ पॉइंट्स को मिस कर दोगे। ठीक है, तो इन दिस केस द मॉडल डज नॉट वर्क वेल ऑन ईदर द ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। तो ओवरफिटिंग में क्या हो रहा था कि ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, पर यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा या फिर टेस्टिंग डेटा दोनों में से किसी एक पे काम अच्छे से नहीं कर पाता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अंडर फिटिंग का मतलब कि स्टूडेंट जो अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो अंडर फिटिंग मॉडल होता है ना उनका बायस हाई होता है और लो वेरिएंस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई बायस मतलब कि इनके मॉडल में अजम्पशंस बहुत ज़्यादा बनाई जाती है पर इनका मॉडल चेंज बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अजम्पशंस क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं अजम्पशंस बहुत ज़्यादा? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा उतनी नहीं है इनके पास, इसीलिए।
तो इसका रीज़न क्या होता है अंडर फिटिंग का? एक तो मॉडल बहुत सिंपल है, तो इसलिए केपेबल नहीं है कि ये डेटा की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सके। ऑल्सो यहाँ पर जो इनपुट डेटा है वो इतना काफ़ी नहीं है सो दैट कि हम यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। ट्रेनिंग डेटा बहुत कम दे रखी है, और यहाँ पर एक्सेसिव रेगुलराइजेशन परफॉर्म कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग। ओके, बट ऐसा करने से क्या हो रहा है कि अंडर फिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेसिव रेगुलराइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि हमें डेटा कैप्चर करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे फीचर्स को भी स्केल नहीं किया जाता है बेटर वे में। तो दीज आर द रीजंस ऑफ अंडर फिटिंग। ये सब डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 12th क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि हाउ डज द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इम्पैक्ट मॉडल परफॉर्मेंस। बताइए क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके। Increasing bias improves model accuracy. Increasing variance improves model generalization. High bias can lead to underfitting. High variance lead to overfitting. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। लो बायस एंड लो वेरिएंस लीड टू बेटर मॉडल्स। कौन यहाँ पर सही आंसर है? दिस कैन यू एक्सपेक्ट डायरेक्टली इन योर गेट एग्जाम। यस, तो एस डेन का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। और बताइए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं। ये पता है सेशन में नहीं रखने वाली थी, मेरा आज प्लान था डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउसिंग का महा रिविजन लेने का, बट कल आप लोगों ने बोला कि मैडम हमें 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मशीन लर्निंग पे चाहिए, तो इसलिए मैं आज ये सेशन कंडक्ट करवा रही हूँ। और इसका कंटेंट भी मैंने आज ही बनाया है, और होपफुली ये सेशन हो पा रहा है। पर ऐसा नहीं कि मैंने महा रिविजन नहीं लिया, मैंने डेटा वेयर हाउसिंग का महा रिविजन लिया और डीबीएमएस का पहले ले चुकी थी, तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था। सीएसआईटी के लिए लिया था, वही सेम कंटेंट ही तो है। हाँ, डेटा वेयर हाउसिंग एक्स्ट्रा टॉपिक था, तो उसका भी मैंने महा रिविजन ले लिया। तो एस डेन और संजीव का आंसर यहाँ पे खाली आ गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अंडर फिटिंग में क्या होता है, हाई बायस होता है। अंडर फिटिंग में क्या होता है, हाई बायस होता है, और जो ओवर फिटिंग होता है उसमें हाई वेरिएंस होता है। करेक्ट है, ठीक है। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ सजेस्ट क्या करती है, टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। दैट इज द ओनली फायदा ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13, in a neural network what is the role of activation function? एक्टिवेशन फंक्शन का रोल क्या होता है इन अ न्यूरल नेटवर्क? अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे अब अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने दे रखा है हर एक सेशन का। तो इट डिफाइंस द लर्निंग रेट। Activation is the sets the number of neurons in each layer, introduces non-linearity to the model, controls the initialization of weights. एस डैन का आंसर करेक्ट आ गया, वेरी गुड। और बताइए बाकी जो लर्नर्स है यहाँ पर। वेरी गुड, एस डैन का आंसर यहाँ पर करेक्ट आ गया है। यस, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इट इंट्रोड्यूसेस द नॉन लिनियरिटी टू द मॉडल। ओके, लीनियर का मतलब जो सब कुछ काम सीक्वेंस में हो रहा है, डेटा को आप एक्सेस करो सीक्वेंशियल मैनर में, दैट इज लीनियर। नॉन लीनियर जब डेटा सीक्वेंशियल मैनर में नहीं हो रहा है। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है और इनेबल करता है न्यूरल नेटवर्क को कि आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी लर्न कर सकते हो। बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस इट इनेबल्स कि न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी लर्न कर सकता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो अप्लाई किया जाता है टू द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन। इट introduces non-linearity to the model, allowing the network to learn and represent complex patterns in the data.
If you don't use this feature, a neural network would behave like a linear regression model, जो linear matter में काम करता है, linear manner में. Okay, तो I hope this is clear now. ये हो गया question number 13. This is question number 14. In reinforcement learning, sorry, question number 14. In reinforcement learning, what is the role of the exploration, exploitation, trade-off? कमेंट करके बताइए. Balancing the use of supervised and unsupervised learning, balancing the trade-off between precision and recall, balancing the trade-off between exploring new actions and exploiting known actions. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑप्शन में दिया हुआ है. मैम प्लीज टेल मी AI एंड ML का महा रिविजन क्लास कहाँ से मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया था महा रिविजन में, ये आपको मिल जाएगा अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे. और मशीन लर्निंग का अभी मैं आपको 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो ये आपको स्पेशल क्लास अभी जो चल रहा है ना वही है महा रिविजन मशीन लर्निंग का. अब पाइथन का मैंने एक महा रिविजन लिया था जिसमें सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे, और अलग से एक 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाया है जो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. और 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर. टॉपिक समझना है तो उसके लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ अनअकैडमी पे 21 फेब से, तो वहाँ पे गेट डेटा साइंस एंड AI का आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको रिसेंट अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए चाहिए तो अभी मेरे पास इतने ही क्लासेस हैं, इससे पहले मैंने अभी फ्री में नहीं पढ़ाया है. ओके, तो अभी मैं फ्री क्लासेस इनके ले रही हूँ. यस, तो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारे क्लासेस. लगभग रिसेंटली ही मैंने सारे क्लासेस करवाए हैं. टॉपिक समझना है तो उसके लिए तो आपको फिर अगर आप अच्छा आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर भी नहीं हो तो टॉपिक समझने के लिए तो यार आपको अभी जो भी नोट्स आपने बनाए ना पहले के उनको ही रेफर कीजिए, क्योंकि 2 दिन में क्या ही होगा, परसों एग्जाम है आपका एग्जैक्टली. चलिए, तो इसका आंसर हम समझते हैं क्या होगा. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. जैसे कि मैंने बोला कि आपके ऑप्शन में ही आपका आंसर है कि एक्सप्लोर करना न्यू एक्शन और एक्सप्लॉइट करना नोन एक्शंस को, इनके ट्रेड ऑफ को बैलेंस करना, ये हम करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ डज द चॉइस ऑफ अ लॉस फंक्शन इम्पैक्ट द ट्रेनिंग ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉस फंक्शन आपको बताया था कि क्या होता है. इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे. लॉस फंक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेनिंग. Loss function determines the optimization objective. Loss function defines the model's architecture, or the choice of loss function only impacts the model evaluation. तो एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले करवाया है क्या लॉस फंक्शन का. यस एग्जैक्टली मैंने ये वाला नहीं करवाया है, बट हाँ लॉस फंक्शन पे इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है. चलिए इसका आंसर बताइए फिर. ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन. एनी आइडिया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? How does the choice of a loss function impact the training of a machine learning model? क्या कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, या लॉस फंक्शन डिटरमाइन करता है ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, या ये डिफाइन करता है मॉडल के आर्किटेक्चर को, या फिर ये सिर्फ मॉडल की इवैल्यूएशन को इम्पैक्ट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी. पहला क्वेश्चन का आंसर भी बी ही ऑप्शन था, उसमें भी यही लिखा था और इसमें भी यही लिखा है कि लॉस फंक्शन डिटरमाइन करता है ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को. ठीक है, तो ये चीज़ है. लॉस फंक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि क्या होता है. यहाँ पे मैं दोबारा से बता देती हूँ कि व्हाट इज लॉस फंक्शन. ये देखो, ये लॉस फंक्शन है. पर्पस, तो लॉस फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि प्रिडिक्टेड और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ पर ये बताता है. ठीक है, अब यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉप आउट इन न्यूरल नेटवर्क? प्लीज कमेंट। न्यूरल नेटवर्क में ड्रॉप आउट का पर्पस क्या होता है? इट रिड्यूसेस द मॉडल्स लर्निंग रेट, it regularizes the model to prevent overfitting, it increases the number of neurons in each layer, or it ensures the convergence during training. यूट्यूब के देखिए, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं शाश्वत। कल तो हम क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन करेंगे शाश्वत, जो गेट डीए का पेपर सोल्यूशन मैं लेने वाली हूँ 2024 का, तो उसमें 65 क्वेश्चंस होंगे ही। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 65 के 65 क्वेश्चंस जो गेट डीए 2024 में पूछे गए थे वो पूरा कवर करवा दूँ। ठीक है शाश्वत, कल होगा यूट्यूब पे 2 बजे। संजीव का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है कि ड्रॉप आउट का पर्पस होता है मॉडल्स के लर्निंग स्पीड को रिड्यूस करना। ओके, और बताइए बाकी जो लर्नर्स हैं यहाँ पर, किसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉप आउट इन न्यूरल नेटवर्क? ओके, सो बेसिकली इट रेगुलराइजेस द मॉडल टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग प्रिवेंट करने के लिए हम वैलिडेशन सेट का यूज भी करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन का यूज भी करते हैं, और ड्रॉप आउट का यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। तो ड्रॉप आउट रैंडमली डीएक्टिवेट करता है अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के कुछ फ्रैक्शंस को डीएक्टिवेट करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, सो दैट कि ओवरफिटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉप आउट क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ड्रॉप आउट एक ऐसी टेक्निक है जो मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग इन द न्यूरल नेटवर्क। इट इन्वॉल्व्स रैंडमली रिमूविंग सम न्यूरॉन्स। ये रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को रिमूव करता है और उनके कनेक्शंस को भी रिमूव करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। इससे क्या होता है कि नेटवर्क बेटर बन जाता है और एक्यूरेसी अनसीन डेटा पे इम्प्रूव हो जाती है। ड्रॉप आउट कैसे वर्क करता है? तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली ये टर्न ऑफ कर देता है और उन न्यूरॉन्स को पार्टिसिपेट करने से प्रिवेंट करता है। ये प्रोसेस फोर्स करती है अदर न्यूरॉन्स को भी कि वो भी स्टेप इन करें और हैंडल करें रिप्रेजेंटेशन, सो दैट कि मिसिंग न्यूरॉन्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। इससे क्या होता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आती है जो नेटवर्क के द्वारा लर्न की जाती है। ओके, तो ड्रॉप आउट का बेसिकली बेनिफिट ये है कि ये ओवरफिटिंग को अवॉइड करता है, और ये हम तब यूज करते हैं जब एक एआई मॉडल ट्राई करता है टू प्रिडिक्ट अ डेटा दैट्स टू नॉइसी। अगर हमें नॉइसी डेटा को प्रिडिक्ट करना है तो उस केस में ओवरफिटिंग होती है, और उस केस में ड्रॉप आउट उस ओवरफिटिंग को अवॉइड करने में मदद करता है। ऑल्सो इट मेक्स द नेटवर्क लेस सेंसिटिव टू द स्पेसिफिक वेट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के वेट से मतलब कि वो सेंसिटिव कम हो नेटवर्क, उसके लिए भी हम ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन ड्रॉप आउट का रेंज होता है वो 0.2 से 0.5 होता है। इसको हम चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं अदर रेगुलराइजेशन मेथड से, जैसे कि L2 रेगुलराइजेशन से, ताकि फर्दर इम्प्रूव किया जा सके परफॉर्मेंस को। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम? इसका क्या होता है पर्पस, ये आपको बताना है। कमेंट करके प्लीज बताइए। क्लस्टरिंग डेटा इनटू के ग्रुप्स, predicting a continuous output, classifying data based on its neighbors, और reducing the dimensionality of the features। डायरेक्टली इसका आंसर आपको इसके ऑप्शन से ही मिल जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या है? संजीव, शाश्वत, सैन, सैन सॉरी एस डैन। ओके, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है काइंडली टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी आइडिया कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम का पर्पस क्या होता है? So Sanjeev is saying option C. Okay.
वेरी गुड। जैसे कि मैंने बोला कि इसका ऑप्शन सी आंसर है, नेबर्स है, नेबर्स यहाँ पे भी है, तो ये क्लासिफाई करता है डेटा को बेस्ड ऑन इट्स नेबर्स। ये काम तो के मीन्स क्लस्टरिंग का होता है, ठीक है। तो के एन एन क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द मेजोरिटी क्लास एमंग देयर के नियरेस्ट नेबर्स। ये क्या होता है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल वे होता है थिंग्स को क्लासिफाई करने का बाय लुकिंग एट व्हाट्स नियर बाय। तो इमेजिन कीजिए कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस है जो प्रिडिक्ट करना चाहती है कि एक न्यू यूज़र जो है वो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता है बेस्ड ऑन देयर एज। मतलब कि एक यूज़र आया और वो उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता है, मतलब उन्होंने कुछ स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन लिया है। दे चेक्स द एज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग यूजर्स वेदर दे चर्न और स्टेड। तो क्या हुआ कि जो स्ट्रीमिंग सर्विस है उन्होंने उसके एग्जिस्टिंग यूजर्स का एज चेक किया। अगर इफ मोस्ट ऑफ द के क्लोजेस्ट यूजर्स इन द एज ऑफ न्यू यूजर, अगर यहाँ पे उस एज के, जैसे कि मान लें कि 72 ईयर्स ओल्ड जेंट्स ने उनका स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन लिया और उन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो मेरे काम का नहीं है, ये तो आजकल की न्यू मूवीज़ हैं, आजकल के गाने हैं, मैं क्या करूँगा सब्सक्रिप्शन लेकर के, इसका तो मेरा कैंसिल करो भाई। तो फिर जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो जा कर के देखेगी कि 72 ईयर्स ओल्ड का कोई पहले भी ऐसा है जेंट्स या फिर फीमेल जिसने सब्सक्रिप्शन लिया था, और अगर लिया था तो क्या उसने भी कैंसिल करने के लिए बोला, या फिर दे है और इंजॉइंग, क्योंकि अगर वो इंजॉय कर सकते तो ये भी इंजॉय कर सकता है यार। ओके, तो यहाँ पर ये, तो KNN विल प्रिडिक्ट द न्यू यूजर माइट चर्न टू। तो यहाँ पर उसने देखा कि हाँ यार ये जो इसके एज के जो बंदे हैं, 72 ईयर्स के एज के जो इंसान हैं, उन सभी ने सब्सक्रिप्शन लिया था तो सभी ने कैंसिल किया, तो ये भी कैंसिल करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका कैंसिल कर देंगे। तो द की आइडिया इज व्हाट, दैट यूजर्स विद सिमिलर एजेस टेंड टू हैव सिमिलर बिहेवियर्स। ऑब्वियसली जिसका सेम एज है वो सेम ही बिहेवियर लगभग रहेगा। And KNN use this closeness to make decisions. तो using K nearest neighbors हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि यार 72 ईयर्स ओल्ड जो अंकल हैं उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनके एज के पहले पर्सन ने भी जो सब्सक्रिप्शन लिया था उन्होंने कैंसिल करवाया था। ठीक है, तो K नियरेस्ट नेबर में K क्या है? तो K is basically the total number, K is basically a number that tells the algorithm how many nearby neighbors to look at when it makes a decision. यानी कितने नेबर्स को देखना है डिसीजंस बनाने के टाइम पे। एग्जाम्पल कि आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा फ्रूट इज विच फ्रूट इट इज बेस्ड ऑन इट्स शेप एंड साइज। ओके, तो अगर k इक्वल टू 3 है तो एल्गोरिथम 3 क्लोजेस्ट फ्रूट्स को देखेगा। If two of those fruits are apples and one is banana, the algorithm say the new fruit is an apple, क्योंकि दो एप्पल है उसमें से ज़्यादा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एप्पल। सिंपल, आई होप दिस इज क्लियर। ये था आपका के नियरेस्ट नेबर जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द सपोर्ट वेक्टर मशीन वर्क्स इन क्लासिफिकेशन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन पे कैसे काम करता है? It finds the nearest neighbor for each data point. It fits a linear hyperplane to separate classes. Option C, it uses decision tree to make predictions. It performs clustering based on data density. कमेंट करके बताइए। तो मंदिरा का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है। और बताइए संजीव, शाश्वत एंड बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। यस, तो चलते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो बिल्कुल सही बताया मंदिरा ने, कि सपोर्ट वेक्टर मशीन बेसिकली एक लीनियर हाइपर प्लेन को फिट करती है टू सेपरेट क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। ऑब्वियसली ये तो के नियरेस्ट नेबर का एग्जाम्पल हो गया, डिसीजन ट्री का हो गया, ये के मीन्स क्लस्टरिंग का हो गया, तो बचा कौन? ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते थे। ओके, question number 19. How does the choice of a kernel impact the performance of support vector machine? Please comment करके बताइए। The kernel has no impact of SVM performance. The kernel determines the SVM's maximum margin
The kernel defines the transformation of input features into a higher dimensional space. The kernel influences the learning rate during training. तो कर्नल कैसे इम्पैक्ट करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन के परफॉर्मेंस को, दैट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. यस, इसका आंसर क्या है? So the correct answer for this question is option C. So kernel basically define करता है transformation input features का into a higher dimensional space. Okay. तो ये इसका काम है. इससे क्या होता है कि जो कर्नल है वो अलाउ करती है सपोर्ट वेक्टर मशीन को कि वो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को हैंडल कर सके, जो सीक्वेंस में नहीं है उन डिसीजन बाउंड्रीज को भी हैंडल करने के लिए उसे यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. What is the purpose of the epochs parameter in neural network training? The number of layers in the neural network, or the number of training examples processed in one iteration, or the learning rate for weight updates, or the number of complete passes through the entire training data set. बताइए. Okay. So the correct answer is option D. You are correct. So basically epochs is nothing but the total number of complete passes through the entire training data set. Okay. तो ये epochs ये भी बताते हैं कि कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए. ओके, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में कितनी बार एक प्रोसेस रिपीट होना चाहिए वो बताता है epochs पैरामीटर. What is the role of learning rate parameter in gradient descent optimization? The speed at which the algorithm converts, the regularization strength applied to the model, the number of iterations in the optimization process, or the size of the steps taken during each iteration. Again, please tell me in the comment section कि लर्निंग रेट पैरामीटर का क्या रोल होता है ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन में. क्या ये स्पीड बताती है, नंबर ऑफ इटरेशंस बताती है, या स्टेप्स साइज के स्टेप्स बताती है, या फिर इट इज द रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ अप्लाइड टू द मॉडल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि बेसिकली हर एक इटरेशन पे जो स्टेप का साइज है उसको लर्निंग रेट बताता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम in unsupervised learning? Option A, it maximizing the likelihood of the observed data. Option B, minimizing the reconstruction error in autoencoders. Option C, imputing missing values in a data set. Or option D, iteratively estimating parameters for mixture models. What can be the right answer? Sanjeev is saying option A. Mandira, tell me your answer also. चलो, तो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा. तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन को यूज किया जाता है टू इटरेटिवली यानी कि इटरेटिवली हर एक इटरेशन में ये पैरामीटर्स एस्टिमेट करता है उन मॉडल्स के लिए जो मिक्सचर मॉडल्स हैं. ठीक है, यानी कि वो मॉडल जिसके पास लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको मिक्सचर मॉडल्स कहा जाता है. और उस टाइप के मॉडल्स के लिए हर एक इटरेशन में पैरामीटर्स एस्टिमेट करना उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन ट्री? The measure of impurity or disorder in a set of data, or the depth of the decision tree, or the ratio of training to testing data, or the number of leaf nodes in the tree. Very good. So the correct answer is option A, that it measures the impurity or disorder in a set of data. ठीक है, तो यहाँ पर impurity को measure करने के लिए हम entropy का use करते हैं in the case of decision tree. Question number 24. What is the difference between bagging and boosting in ensemble learning? Bagging increases model diversity, boosting decreases it. Bagging trains models sequentially, boosting trains them in parallel. Bagging combines predictions using voting, boosting combines prediction using weighted averaging. Bagging trains each model independently, boosting focuses on examples misclassified by previous models. Yes, इसका आंसर क्या है?
What is the difference between bagging and boosting? The correct answer is option D. Bagging trains each model independently and boosting focuses on examples misclassified by the previous model. ओके तो ये बिल्कुल सही है कि ये मॉडल को इंडिपेंडेंटली ट्रेन करता है, बल्कि ये फोकस करता है उन एग्जाम्पल्स को जो प्रीवियस मॉडल्स के द्वारा गलती से क्लासिफाई हो गई है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट वेरिएबल इन प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स, क्योंकि लेटेंट वेरिएबल को हम मिक्सचर मॉडल्स में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए, वेरिएबल्स दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली बट इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। ऑप्शन बी, वेरिएबल्स दैट आर डायरेक्टली मेजर्ड इन द डेटा सेट। ऑप्शन सी, वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग मिसिंग डेटा। ऑप्शन डी, वेरिएबल्स यूज्ड टू इनकोड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। बताइए। एनी आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन? लेटेंट वेरिएबल को यूज क्यों किया जाता है? लेटेंट वेरिएबल क्या होता है? तो बेसिकली लेटेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बल्कि उनको हम निकालते हैं ऑब्जर्व्ड वेरिएबल से। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, तो ये हो गया आपका महा रिवीजन मशीन लर्निंग का, जिसमें कि 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने मशीन लर्निंग के डिस्कस किए हैं। इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल्सो आपको जितने भी गेट डीए के सेशंस लिए हैं, जहाँ पे पाइथन के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी है डेटा वेयर हाउसिंग का रिवीजन वगैरह, उसका नोट्स आपको मैं यहाँ पे आज भेज दूंगी। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो विजेता बैच को ज्वाइन कर लें, जो आपका कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। आज इसमें पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। आज लास्ट डेट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ऑफर अवेल करने का, जहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 10,999 पे मिल रहा है। अगर आइकॉनिक लेना है तो 17,999। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने कम कॉस्ट में आप गेट CSIT, गेट डीए और प्लेसमेंट इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। इन तीनों एग्जाम के बैचेस आपको मिलेंगे। रेफरल कोड आपको मेक श्योर यूज करना है हेलो सोनो 01, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनुशासन बैच को ज्वाइन करें, जहाँ पे अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स मेरा चल रहा है। ऑफर आज खत्म होने वाला है, 2 साल का प्लस आज आपको 17,999 पे मिल जाएगा। रेफरल कोड आप हेलो सोनो 01 यूज करें। ऑल्सो यहाँ पर डेटा साइंस एंड AI के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 21 फेब से, जहाँ पे मैं DBMS स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, DBMS और C प्रोग्रामिंग आने वाला है 21 फेब से। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस बेसिक है, आइकॉनिक एडवांस प्लान है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर के लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स, लाइव डाउट सेशन ट्वाइस अ वीक मिलता है हर एक एजुकेटर का। और अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन में आपको इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं टेस्ट सेक्शन में, और आपको हर एक सब्जेक्ट का डिजिटल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स मिलता है नोट्स सेक्शन में। ऑल्सो आपको मेरे एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो भी आपको मिलता है, जहाँ पे क्लास के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेक श्योर करना है कि आपको रेफरल कोड हेलो सोनो 01 यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको SRP बुक भी फ्री मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। और आपको उन एजुकेटर्स के क्लासेस भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, प्रीवियस 30 एजुकेटर्स के जो पहले अनअकैडमी में थे और अभी नहीं है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है जो आपके सब्जेक्ट और स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट को क्लियर करता है। आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं, और एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो ये गेट 2024 में टोटल 7 लर्नर्स थे जिनका AIR 1 आया था। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से इनकी तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमारे बैचेस से। ऑल्सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट में SRPs और कुछ बुक्स मिलेंगे जो सारे सॉफ्ट कॉपी में होंगे, एंड डेडिकेटेड DPP ग्रुप भी मिलेगा।
तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो 7,999 है, 1 ईयर का लेंगे तो 10,999 है, 18 मंथ्स का है तो 14,999 एंड सो ऑन। तो अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग चाहिए मेरी तो मेक श्योर करें कि आप रेफरल कोड यही यूज़ करें। ऑल्सो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे यूजिंग दिस कोड। और अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन का यूज़ करें, जहाँ पे आप मंथली पेमेंट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड लेट्स क्रैक इट।